मेरी कौम के साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ की गई, मेरी कौम के साथ जो झूठ बोले गए, मेरी कौम को इन 76 सालों में जो नुकसान पहुँचा, मेरे वतन को जो नुकसान पहुँचा, मेरी कौम को जिन झूठे और खोखले नारों का शिकार किया गया, आज हम इस व्लॉग में उन सब पर बात करेंगे। और इन हुक्मरानों से, इनसे हमारे सवाल हैं, और ये वो सवाल हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं कोई एंकर तो हूँ नहीं, मैं कोई सहाफ़ी तो हूँ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट का फाउंडर हूँ, और मेरा मकसद यही था कि मैं एक अपने मुल्क के अंदर एक ऐसी जमात बनाऊँ कि जो इनसे सवाल कर सके, जो इनसे पूछ सके कि आपने मेरी कौम के साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं क्यों की गई हैं। क्योंकि ये जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस ने आज तक जो जो बातें की और जो जो सिस्टम लॉन्च किया और जो जो दिखाया गया, वो सब फ्लॉप हुआ। और आप देखें रोटी कपड़ा मकान की बातें, और उसके बाद महंगाई कम करने की, रोज़गार देने की, और बहुत सारे इन्होंने खोखले वादे किए, झूठे वादे किए, नारे लगाए, लेकिन कोई भी उनमें से ये नहीं हुआ। आज आवाम जो है वो अपने बुनियादी हकूक़ लेने के लिए भी परेशान है। कोई एंकर, कोई भी मीडिया पर्सन इस पर बात अगर करता है और सच्चाई आवाम के सामने लाता है तो उसके साथ क्या होता है इस मुल्क में आपको पता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का हेड होने के साथ साथ मैं इसलिए इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपनी कौम के सामने जो सवाल रखता हूँ और इन लोगों से जो पूछता हूँ, क्योंकि इतना मैं इनके लिए तड़ने वाला नहीं साबित होऊंगा कि ये जो है मुझे उस हिसाब से परेशान कर सकें जितना कि इन्होंने किया। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी लाइफ जो है, मेरा पूरा पास्ट जो है वो बेदाग मेरा माजी है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इन की ब्लैक मेलिंग्स में आऊँ। और ये वो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने करप्शन की और इतना लूटा मुल्क को, और मुल्क को दिवालिया करने के बाद दिन रात इन्होंने नए नए सिस्टम बनाए, और जितने भी कारोबार हैं वो सब पॉलिटिशियंस के हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कारकुनों के अहदेदारान के हैं। और इन्होंने अब वो सारा सिस्टम ऐसा किया कि उसका नज़ला जो है वो इदारों पर गिर रहा है, वो सारे मामलात इदारों के खाते में डाले गए। क्यों कि सोल्जर और पॉलिटिशियन में क्या फ़र्क होता है, आज इस पर भी बात करेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तवज्जो से मेरी बातों को सुनेंगे और ये जो गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं और इन पर भी आप गौर व फिक्र करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि इन 76 सालों के अंदर आपको पता है रोटी कपड़ा मकान की बातें, तो ये नारा था भुट्टो साहब का। भुट्टो साहब ने कहा जी रोटी कपड़ा मकान देंगे, तो क्या पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा मकान दिया? आज तक सियासत में आते हुए रहते हुए ऐसा कुछ नहीं कर सके। उसके बाद मुस्लिम लीग के वादे थे रोज़गार देने के, कर्ज उतारो मुल्क संवारो की स्कीम और दीगर जो मामलात थे, क्या मुल्क से कर्जा ख़त्म हुआ? नहीं हुआ। ये सारी वो बातें। फिर 50,000 घर देने के लिए खान साहब भी आ गए, तो क्या उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में 50,000 घर दिए? नहीं दिए। रोज़गार दिया? नहीं दिया। बस चोर चोर के नारे लगाते हुए आज खुद जेल में जा बैठे। ये सब वो मामलात हैं। मेरी कौम को अब जागने का टाइम है, मेरी कौम का। अब बात आती है सोल्जर की और एक पॉलिटिशियन की। सोल्जर और पॉलिटिशियन दोनों ओथ लेते हैं, दोनों हलफ उठाते हैं। सोल्जर हलफ उठाता है इस वतन के लिए अपनी जान भी कुर्बान करेगा, इस वतन के दिफा के लिए सब कुछ अपना कुर्बान करेगा, और वो करता है। पॉलिटिशियन आता है, वो हलफ उठाता है, जब वो जीतता है MPA MNA बनता है तो वो हलफ उठाता है कि जी जब तक हमारी हुकूमत है मैं वतन के लिए काम करूँगा, कौम के लिए काम करूँगा। लेकिन वो इसके अगेंस्ट करता है, क्योंकि वो करोड़ों खर्च करके सियासत में आता है और फिर वो खर्चा उसे निकालना भी होता है। अब हम आते हैं बड़ी अहम बात की तरफ। आज मुल्क के अंदर बेरोज़गारी और इन दीगर मामलात, महंगाई को हम जो इसका दिन रात इस पे बात करते हैं और इसके लिए अवाम परेशान है, आपको पता है असल इसके हकाइक क्या है? इसके पीछे हकाइक क्या है?
आपको पता है यहाँ पर ये हुआ कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके जो हेड्स हैं उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें हैं, आटा है, घी है, चीनी है, दीगर जितनी भी मामलात हैं वो सब इनके कंट्रोल में हैं। वो इन पॉलिटिशियंस की तकरीबन जो सनती मामलात हैं 75% उन पर इनका कब्ज़ा है। मुल्क के इक़्तिसादी निज़ाम के ऊपर इनका कब्ज़ा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स इनके लोगों के हैं, पॉलिटिशियंस के हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए आपके सेहत का निज़ाम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बर्बाद हो गए। एजुकेशन के लिए प्राइवेट जो स्कूल है वो पॉलिटिशियंस के हैं, उसकी वजह से आपके गवर्नमेंट के स्कूलों में गधे बंधे हुए हैं, जानवर बंधे हुए हैं, जिसके लिए टीचर्स घर में बैठे हैं, बच्चा कोई पढ़ने नहीं जाता, उसके लिए फीसें ली जा रही, सैलरीज, तनख्वाहें ली जा रही हैं। इसी तरह से जो एजुकेशन सेक्टर था उसको प्राइवेट कर दिया गया। प्राइवेट जो है वो इनके अपने लोग हैं। बिजली का जो निज़ाम आपके मुल्क का ख़राब हुआ, जबकि सनती पैदावार अगर बिजली की हम देखें तो वो हमारे पास वाफिर मिकदार में बिजली हो सकती है। हमारे पास मादनियात और पेट्रोलियम और दीगर इतने ज़खायर हैं, उनके लिए क्यों नहीं ये मामलात किए जाते? क्योंकि हमारे मुल्क को सिर्फ कर्ज़े पर क्यों चलाया जाता है, बहुत अहम सवाल है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे हक़ाइक़ और बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन उसकी कुछ वजूहात हैं। मैं उन वजूहात को क्लियर करना चाह रहा हूँ और वो देखेंगे कि उसमें जिस चीज़ से मेरे मुल्क को नुकसान नहीं हो वो बात मैं सामने लाऊँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन अभी जो अहम बातें हैं वो ये हैं जो मेरी कौम के लिए जो नुकसान का बाइस बन रही हैं, वो क्या है? हेल्थ का जितना भी निज़ाम है वो तकरीबन 75% जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर जो लोग हैं, जो वज़ीर हैं, दीगर लोग हैं, उनके वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ वो रिलेटेड हैं। उसके अंदर से उन्होंने इसको बिज़नेस बना दिया। मैं अगर ये बात कहूँ कि पाकिस्तान को एक बिज़नेस स्टेट बना दिया गया है तो ये बात नहीं होगी। आपके सामने आप देख लें, इसको ज़राअत को बर्बाद करने के बाद आपको बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ती, गंदम मंगवाई जा रही है, दीगर चीज़ें मंगवाई जा रही। क्यों मंगवाई जाती हैं? जबकि अब ज़राअत में हमारा मुल्क खुद कफ़ील था, उसको बर्बाद किया गया। ये सिर्फ अपने बिज़नेस की वजह से, अपना बिज़नेस चलाने के लिए। इसी तरह से हॉस्पिटलों का यही निज़ाम बना, एजुकेशन स्कूल्स का यही निज़ाम किया गया, तबाही और बर्बादी कर दी गई और सिर्फ अपने बिज़नेस के लिए। और ये सारा सिस्टम इस तरह करने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं, जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सियासतदान हैं, इन सब ने उसको कैप्चर किया। करने के बाद स्कूल्स सिस्टम बने, प्राइवेट स्कूल्स बने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बने, गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बर्बाद हो गए। इसी तरह से ज़राअत, तिजारत, सन्नत को बर्बाद किया गया। क्यों? उन लोगों की बर्बाद कर दी गई जो इनके मामलात में, इनके सपोर्ट में नहीं आते थे। कौन से नहीं आते थे? 25%। 75% से या तो इन्होंने वो जो आपकी सनती पैदावार की जो मिल्स थी उनको ख़रीदा, जिन्होंने नहीं दी उनको मजबूर कर दिया गया कि वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। उसके बाद ये सारे का सारा सिस्टम इस तरह कर दिया गया कि इसे बिजनेस स्टेट बना दिया गया। इदारे मातहत होते हैं आपके पार्लियामेंट के आइन के थ्रू, और आपका आइन बनाने वाले तो बिजनेसमैन हैं। आपके आइन में जो पार्लियामेंट में बैठे 90% जो है उसके अंदर बिजनेसमैन बैठे हैं। उन्होंने सियासत को भी बिजनेस के तौर पे लिया। तो ये वो लोग हैं। और आगे जो एजुकेशन का उनका सिस्टम है, आप कौम से वो भी नहीं छुपा हुआ। तो मेरी कौम को ये सोचना चाहिए, मेरी कौम को ये देखना चाहिए कि आया ये जब इलेक्शंस होते हैं क्या हमें वो गटरों की सियासत तक रखा हुआ है? अब ये जितनी सियासी पार्टियां हैं जो इक़्तिदार में हैं या उनके इत्तेहादी हैं, इनमें से आप देखें इन्होंने आज तक कौम को क्या कहा है? इन्होंने कौम को रोडों की सियासत में, इन्होंने कौम को गटरों की सियासत में, और वो गटर खुद बंद करते हैं, गटर भी खुद बंद करते हैं, फिर उनको खोलने का भी ड्रामा खुद करते हैं।
تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے اس حساب سے کر دی گئی ہیں کی ہیں اس ملک کے اندر، اور اس میری قوم کو آج تک سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ پھر وہ الیکشن آتے ہیں، آپ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کو مذہبی کارڈ پہ آپ کے ساتھ سیاست ہو جاتی ہے، اور کبھی آپ کے فرقہ پرستی کے کارڈ پہ آپ کے ساتھ سیاست ہو جاتی ہے، کبھی آپ کے ساتھ زبان کے معاملات میں آپ کے ساتھ سیاست ہو جاتی ہے۔ پچھلے 76 سالوں سے آپ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، اور جو آپ کے ویل وشر ہیں وہ آپ کے دفاعی ادارے ہیں، آپ کو اپنے دفاعی اداروں سے اتنا دور کر دیا گیا ہے۔ بزنس کے اوپر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو آپ کے پولیٹیشنز ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے علاقے کا ایم پی یا ایم این اے، اس کے کتنے بزنس ہیں؟ کبھی غور کریں، آپ نہیں کرتے۔ آپ کو صرف ایک چیز کے پیچھے لگا دیا کہ جی ادارے 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 یوں کریں، ادارے منہ کریں۔ بھائی اداروں کا تو کام ہے اپنے وطن کے دفاع کے لیے کھڑے ہونا، وہ کیا کریں؟ وہ اس پارلیمنٹ کے اس آئین کے تھرو وہ مجبور ہیں، انہوں نے ملک کو بھی بچانا ہے۔ آپ کی یہ 18ویں ترمیم کا بل کس نے پاس کیا ہے؟ اور اس کی وجہ سے وفاق آپ کا کمزور ہوا۔ اور آج یہ صوبائی خود مختاری کیا ہے؟ اس کی مثال وہ ہے کہ جیسے ایک گھر میں والد صاحب ہوتے ہیں، ایک باپ ہوتا ہے، جو وفاق ہوتے ہیں، اس کی مثال وہی ہے کہ وہ گھر کا بڑا ہے، یعنی والد ہے، سربراہ ہے گھر کا، اور اس کی اولاد ہوتے ہیں صوبے۔ یعنی اب ایک گھر ہے، اس میں والد صاحب ہیں، اس میں 4 بیٹے ہیں۔ اب بیٹے کیا کہتے ہیں والد صاحب کو کہ ابا جان، ہم نے تو جو ہم کمائیں گے وہ بھی ہم کھائیں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ ہمیں دو، اور جو نہیں ہے تو جاؤ باہر سے بھیک مانگ کے لاؤ اور ہمیں دو۔ تو یہ وفاق کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ وفاق کا ٹورا لے کے کبھی آئی ایم ایف کے آگے، کبھی کہاں وہ مارا پھر رہا ہے، تو وہ بھیک مانگ رہا ہے، اور صوبے جو ہیں وہ دیکھیں، خدا را آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری قوم کے لیے نقصان دہ ہے، وطن کے لیے نقصان دہ ہے۔ کل کو یہ نہ ہو کہ یہ الگ الگ ریاستوں میں ہمارے دشمن تو یہی چاہتے ہیں کہ ملک کو توڑ دیا جائے، تو یہ ملک کو توڑنے کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔ اس پر جو ہے آپ کوشش کریں کہ آپ صدارتی نظام کی بات کریں، صدارتی نظام کی طرف آئیں۔ آپ کا جب تک وفاق مضبوط نہیں ہوگا اس ٹائم تک سب ایکول معاملات نہیں چل سکتے۔ وفاق کو مضبوط کریں، وفاق کے معاملات کو مضبوط کریں، اور پہچانیں ان لوگوں کو جو الیکشنوں میں آتے ہیں، جو سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور ابھی موجودہ حکمرانوں سے اور اپوزیشنز سے اپوزیشن اور حکمران تو خود ہی سب ایک ہی ہیں۔ جو اپوزیشن ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں حکمران ہے، اور حکمران بھی اپوزیشن بھی خود ہیں، حکمران بھی خود ہیں۔ ابھی آپ کے پاس موقع ہے، آخری لاسٹ موقع ہے آپ کے پاس کہ ڈیلیور کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آٹے کے تھیلوں پر تصویریں بنائیں، گورنمنٹ جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے اسی سے ہی آپ عوام کو وہ کریں، پھر سیلف رسپیکٹ آپ ان کی مجروح کر رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے جواب دینا ہے، اپنے ملک اور قوم کے لیے سوچیں۔ آپ نے بہت کچھ بنا لی ہے، اور مزید بھی اگر وطن محفوظ اور مضبوط ہوا تو آپ اور بھی بہت کچھ بنائیں گے۔ آپ کے فارن میں اور پاکستان میں بہت کچھ بن چکا ہے اور بنائیں گے۔ ابھی ملک اور قوم کے لیے کچھ سوچیں۔ ایک عام آدمی 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس گیا، یہ تو آپ نے اس کو اس لیے ان معاملات پہ لگا دیا کہ وہ آپ سے سوال نہ کر سکے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسے آج میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اس طرح اب آپ سے کروڑوں لوگ سوال کریں گے، اور یہ سوال ہوتے رہیں گے جب تک آپ اپنا قبلہ درست نہیں کرتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنا بھی قیمتی ٹائم وہ عوام کی خدمت اور ملک کی بقا کے لیے صرف کریں گے، اور عوام سے بھی کہ آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاسی معاملات میں زبانوں کے اس حساب سے اور مذہبی بنیادوں پر اور علاقوں کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہو، ایک قوم بنے۔ جب تک آپ ایک قوم نہیں بنیں گے تو یہ ملک محفوظ اور مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اور اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ فضول میں اپنے وہ جو معاملات بگاڑ رہے ہیں، آپ وہ جو بات کوئی کر دیتا ہے اس پر چل پڑتے ہیں، پہلے تصدیق کریں۔ آپ کے دفاع کے لیے تو وہی محافظ ہیں، ایک سپاہی جو ہے وہی جا کے چلتے ہوئے وہ اپنی لائف کے اندر سٹرگل کر کے، کورسز کر کے، مختلف
اور اس کے بعد وہ 4 اسٹار جنرل بنتا ہے، وہ ایسے نہیں بنتا، اس کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، بارڈرز پر قربانیاں ہوتی ہیں، اور کتنے تو گمنام شہید ہو جاتے ہیں اس وطن کی بقا کے لیے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے جو آپ کی گھروں کے محافظ ہیں ان کو آپ پولیٹیشنز کے پیچھے لگ کے اور ان کے معاملات کو ان کو گالی نہیں دیں۔ وہ آپ کے شہید، وہ اس وطن کے شہید آپ کے اپنے ہیں، ان کی عزت کریں، اس وطن کے لیے، اپنے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔